नमस्कार दोस्तों। आज है 24 जुलाई 2024। हम लोग 24 जुलाई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। हम लोग देख लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो भारत में जो है प्रसारण का इतिहास जो है 20वीं सदी से ही शुरुआत होती है। 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से पहला आधिकारिक रेडियो का प्रसारण किया। इस ऐतिहासिक घटना ने भारत में रेडियो प्रसारण के जन्म को चिन्हित किया, जिसने समाचार, संगीत और मनोरंजन के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। यही कारण है कि 23 जुलाई के दिन ही नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं। और इसके बाद जो है 1930 ईस्वी में भारतीय प्रसारण सेवा का गठन किया जाता है, और जिसका नाम जो है 1936 ईस्वी में बदलकर क्या कर दिया जाता है? ऑल इंडिया रेडियो रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है? ये कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है? 6.5 से लेकर 7% के बीच रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंता नागेश्वरन। तो अनंता नागेश्वरन ने कहा है कि 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का जो अनुमान है 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किसके साथ नवाचार और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसके साथ हस्ताक्षर किया गया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के साथ हस्ताक्षर किया गया है। नाम आता है बौद्धिक संपदा का, तो बौद्धिक संपदा के बारे में जान लेते हैं कि बौद्धिक संपदा होता क्या है। तो बौद्धिक संपदा जो है उन उद्यमों को सूचीबद्ध करती है जो प्रकृति में मौजूद नहीं है और मानव मस्तिष्क की रचनाएं हैं, जैसे संगीत, किताबें, चिकित्सा, आविष्कार, प्रतीक, नाम या श्रेणी जो व्यवसाय में उपयोग की जाती है। बौद्धिक संपदा अधिकार जो है बौद्धिक संपदा के निर्माता को दिए गए विशेष अधिकार आवंटित किए जाते हैं ताकि वे अपने बौद्धिक संपदा का पोर्टफोलियो और अन्य लाभ ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर किस संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध जो है हटा लिया है? ये ध्यान देना है कि क्या है क्वेश्चन, प्रतिबंध क्या है? हटा लिया है। ये किस पर? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। ठीक है, तो जो सरकारी कर्मचारी है उस पर पहले प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अभी प्रतिबंध जो है हटा लिया गया। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर जो लगे बैन थे उसको क्या कर लिया गया है? हटा लिया है। 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने यह बैन लगाया था। 58 साल बाद यह जो है केंद्र सरकार ने इसे रद्द कर दिया है। तो यह सर्कुलर जो है केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। राज्य सरकारों के पास जो राज्य सरकारों के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए क्या होता है? ये अपना स्वयं का ये आचरण होता है। तो राज्य सरकारों के पास अपने कर्मचारियों के लिए अपने स्वयं के आचरण और नियम होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे कि शॉर्ट में क्या कहा जाता है? आरएसएस कहा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है और किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है, जिसे कि शॉर्ट में आरएसएस कहते हैं, एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन है। यह जो है इसकी स्थापना हम लोग देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। तो स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1925 में होती है। और कहां पर होती है? नागपुर में होती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो डॉक्टर केवी हेड गेवार के द्वारा की जाती है। तो हेड गेवार ने जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान कथित खतरों से रक्षा एवं इसके प्रत्युत्तर में हिंदू संस्कृति और भारतीय नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए की थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है हिंदुत्व के विचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड की टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो ये किस स्थान पर पहुंची है? छठे स्थान पर पहुंच गई है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भारत की यदि बात करें तो वह जो है
68.52% अंकों के साथ टॉप पर यह बना हुआ है। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन जो है ऑस्ट्रेलिया जो है ये दूसरे स्थानों पर बना हुआ है। न्यूजीलैंड जो है आपको तीसरे स्थानों पर बना हुआ है। श्रीलंका जो है ये चौथे स्थानों पर और पाकिस्तान जो है 5वें स्थान पर बना हुआ है। और इंग्लैंड किस टीम पर? तो ये इंग्लैंड जो है 6ठे स्थान पर अभी फिलहाल ये 6ठे स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार देश में ABPMJAY से कितने प्रतिशत महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिला है? ये कितने प्रतिशत महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिला है? 49% महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिला है। ABPMJ का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होता है। क्या होता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। तो केंद्र की मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है। विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम का लाभ देश भर के जो करोड़ों लोग इसका उठा रहे हैं। ठीक है, देश के करोड़ों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है लगभग 7.37 करोड़ मरीजों की भर्ती हुई है इसमें, और जिनमें जो है 49% महिलाएं हैं। इस स्कीम के जरिए करोड़ों लोगों को सरकार 5 लाख रुपए तक की मुफ्त हेल्थ बीमा प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत रजिस्टर कोई भी कार्ड धारक सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये कौन सा देश शामिल हुआ है? आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीका का 10वां देश बन गया है। यह प्रवेश जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जल संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए सभी के लिए मिलकर काम करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाता है, जो अब विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में जो है पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बदतर होते जा रहे हैं। तो इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में कौन सा देश शामिल हुआ है? आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। नाम आता है आइवरी कोस्ट का, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है। तो आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? यामोसुक्रो इसकी राजधानी है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? फ्रैंक मुद्रा यहाँ पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस स्थान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया है? तो ये कौन से स्थान को नामांकित किया गया है? चराई देव मैदान को नामांकित किया गया है। चराई देव मैदान को सांस्कृतिक श्रेणी में पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए नामित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 31 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में इस नामांकन की घोषणा की है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो चराई देव मैदान भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल होगा। तो अभी वर्तमान में भारत में कितने हैं? तो भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल है। तो यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो आपको 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बन जाएगा? चराई देव मैदान बन जाता है। तो चराई देव मैदान के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि चराई देव मैदान जिसे अक्सर असम के पिरामिड के रूप में जाना जाता है। चराई देव मैदान को जिसे अक्सर असम के पिरामिड के रूप में जाना जाता है। यहाँ जो है 90 से अधिक शाही दफन टीलों का ये घर है। ये टीले केवल दफन स्थल नहीं है बल्कि असम की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का अभिन्न अंग है। भारत के असम में स्थित चराई देव मैदान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इन प्राचीन दफन टीलों का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? अहम राजाओं के द्वारा किया गया था। तो इसका जो अहम राजाओं और कुलीनों के लिए जो है 13वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच उनके शासनकाल के दौरान किया गया था। घास के टीलों जैसे दिखने वाले ये टीले जो है अहोम समुदाय द्वारा पवित्र माने जाते हैं। तो अहोम समुदाय के द्वारा ये क्या हो जाते हैं? पवित्र माने जाते हैं। नाम आता है असम का बार बार, तो असम के बारे में भी देख लेते हैं। तो असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। और यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंत बिश्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है असम से? तो लोकसभा की 14 सीटें असम से आती है। और राज्यसभा की कितनी सीटें आती है?
तो राज्यसभा की 7 सीटें असम से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर पर परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली वायुसेना रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कौन है? कैप्टन सुप्रीता सिटी है। मैसूर की रहने वाली कैप्टन सुप्रीता सिटी ने सियाचिन में वायुसेना रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। कैप्टन सुप्रीता से पहले शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी थी। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां दोनों पर क्या है कि पहली ही लिखा हुआ है कि कैप्टन सुप्रीता सिटी से पहले शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी थी। और यहां पर भी क्या है कि पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये भी कौन सा स्थान है? सियाचिन है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो ये अंतर ये है, ध्यान देना है कि ये कौन से है? वायुसेना या वायु रक्षा कोर की है पहली महिला अधिकारी कैप्टन सुप्रीता, जबकि आपको जो है पहली महिला अधिकारी यहां पर क्या है नाम? शिवा चौहान का। और शिवा चौहान किस आते थे? ये आर्मी से आते थे, ठीक है। तो आर्मी की पहली महिला ऑफिसर कौन बनी थी? तो शिवा चौहान। तो सबसे पहली महिला यदि पूछा जाए तो सबसे पहली महिला शिवा चौहान ही थी। और दूसरी महिला कौन है? हुई है कैप्टन सुप्रीता सिटी है। लेकिन ये जो है वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी है। तो ध्यान रखना है कि आपको ये दूसरी महिला अधिकारी है, पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवा चौहान ही है। और ये किससे आती थी? ये आर्मी से आती थी, ठीक है, आर्मी ऑफिसर थी। जबकि वायु रक्षा कोर की महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन सुप्रीता सिटी है। तो दोनों में अंतर यही है, तो ध्यान रखना है आपको। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है? ये कौन से खिलाड़ी हैं? पीआर श्रीजेश हैं। भारतीय हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए कहा है कि वह पेरिस ओलंपिक के बाद अपने शानदार 18 साल के करियर का ये अंत करेंगे। श्रीजेश जो है जिन्होंने 328 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 3 ओलंपिक खेलों में इन्होंने भाग लिया है। 26 जुलाई से जो शुरू होने वाली है आपको पेरिस में, तो इनका ये चौथा ओलंपिक होगा। 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस में अपने चौथे ओलंपिक में भाग लेंगे पीआर श्रीजेश। श्रीजेश ने रियो 2016 में टीम की कप्तानी की थी। श्रीजेश जो है कौन से ओलंपिक जो हुआ था, कहां पर? रियो में हुआ था, ठीक है। ये ब्राजील का शहर रियो है। तो यहाँ पर जो आपको 2016 में हुआ था, तो टीम की ये कप्तानी किए थे। और टोक्यो 2021 में हुआ था, टोक्यो में, जापान के शहर टोक्यो में। और यहाँ पर इन्होंने जीता था कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीतने में पूरी टीम जीती थी और उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया। तो ध्यान रखना है कि पीआर श्रीजेश को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया था, जबकि 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया था, जबकि 2017 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश की तस्वीर है और इन्होंने ही पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने और आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए 1935 के मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त करने को मंजूरी दी है? ये किस सरकार के द्वारा? असम सरकार के द्वारा। असम सरकार द्वारा असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया गया है। सीएम जो है यहाँ पर कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि इस कानून को खत्म करने का मकसद जो है लैंगिक न्याय और बाल विवाह को कम करना है। मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिश्वा शर्मा ने घोषणा की कि लांगवा विधानसभा के आगामी सत्र के दौरान इसे पेश किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य जो है बाल विवाह के नाम को स्पष्ट करना और विवाह एवं तलाक के रजिस्टर में समानता लाना है। तो और आपको अभी जस्ट असम के बारे में तुरंत जानकारी दिए थे। आपको यहाँ पर तो मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ ही है और आपको बताए थे यहाँ पर राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। और लोकसभा की कितनी सीटें असम से आती है? तो लोकसभा की 14 सीटें आती है और जबकि राज्यसभा की कितनी सीटें आती है? 7 सीटें आती है। तो इस तरह से आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे उस सभी पर मैंने बातचीत और डिस्कस किया है।
इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।